नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क दरभंगा में स्वागत है। आज आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मशकूर अहमद उस्मानी के साथ हमारे उप संपादक जीशान फारूकी की एक साक्षात्कार दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और न उनकी तारीफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह पूरा देश उनको जानता है। यहाँ तक कि देश की मीडिया में भी उनका खूब चर्चा बना रहता है। आज मैं उनसे आपको साक्षात्कार कराने जा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले उस्मानी साहब, आपका SDNN न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत शुक्रिया। पूरे इस SDNN न्यूज़ चैनल के तमाम लोगों का शुक्रिया और ख़ासतौर से आपका शुक्रिया कि आपने हमसे बातचीत करने का सोचा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपना परिचय स्वयं लोगों को दें। ऐसे आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय आपके द्वारा। बिल्कुल, आपके चैनल की व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि मेरा पूरा नाम डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, मैं यहीं दरभंगा का रहने वाला हूं और मैंने यहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद मैं AMU गया। वहां से मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, वहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक मार्जिन से जो है मैं वहाँ पर छात्र संघ का चुनाव जीता, जो अब तक AMU के इतिहास में सबसे बड़ी जीत जिसको कही जाती है। और वहाँ पर मिथिलांचल का झंडा जो है हम लोगों ने बुलंद किया वहाँ पर। और उसके बाद देश के तमाम आंदोलनों में हम लोग रहे और अभी फ़िलहाल में जो है 2020 के जो विधानसभा जो चुनाव हुए थे 2020 के, उसमें मैं महागठबंधन की ओर से जो है जाले विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी था। कांग्रेस पार्टी में हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल है आपसे कि सबसे पहले आपने छात्र नेता की कैरियर की शुरुआत कैसे की, थोड़ा बताने का कष्ट करें। देखिए, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, जब मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान मुझे ऐसा प्रतीत होता रहा, जब भी स्टूडेंट्स को उसका हक नहीं मिलता होता था तो मुझे लगता था कि नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए और आवाज़ उनकी बुलंद करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के वहाँ पे बड़े स्टूडेंट लाइफ में तो हॉस्टल या फैकल्टी के जो मसले होते हैं वो बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं अगर आप अभी के फ्रेम में उसको देखें, लेकिन उस समय में बहुत बड़े मसले थे कि भाई डाइनिंग हॉल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, क्योंकि आप वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं रहते हैं। ठीक है भाई, क्या है भाई, तो साफ़ सफाई प्रॉपर कभी नहीं हो रही है। क्या है भाई, तो भाई एकेडमिक्स की जो फैसिलिटीज़ है वो बेहतर नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें कम है, तो फीस कभी बढ़ गई। तो इन सब तरह के इश्यूज़ रहते हैं वहाँ पर और उन्हीं इश्यूज़ को लेकर हम लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन से लड़ते रहे, उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते रहे। लंबे समय से जो है वहाँ पर छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ था, तो उसके जो आंदोलन चल रहे थे छात्र संघ को रिस्टोर कराने के, लिंडो कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद से आपको मालूम है देश भर की यूनिवर्सिटी में जो है वो चुनाव नहीं हुए छात्र संघ के। उस आंदोलन का मैं हिस्सा रहा। 2009-10 के आसपास की बात है ये, तब मैं वहाँ पर 11वीं क्लास में था। यहाँ 10th क्लास मैंने पास करके केंद्रीय विद्यालय से मैं सीधा वहीं पहुँचा था। तो उसी समय से मैं छात्र आंदोलन का हिस्सा रहा और उसके बाद जो है मुझे ऐसा लगा कि छात्र के हितों की बात अगर करनी है तो छात्र संघ में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। फिर लोगों ने कहा कि भाई तुम बिहार के रहने वाले हो, कैसे तुम जो है क्या नाम है यहाँ पर चुनाव जीतोगे, क्या करोगे। लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश के तमाम दोस्तों का, तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है हमको ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताया। आज तक AMU के 150 साल के इतिहास में इतनी बड़ी मार्जिन से किसी की जीत नहीं हुई, इतना ज़्यादा वोट किसी को नहीं आया। तो वहीं से हमारी छात्र जीवन से ही इस संघर्ष की शुरुआत हुई और इस संघर्ष को जो है आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसको जो है एक नए आयाम दिए, उसको नया मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आपको जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए और काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। तो उनका आदेश हुआ और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जो है वो गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो है उनके आदेश का पालन करते हुए फिर यहाँ पर विधानसभा चुनाव में अपनी जो है वो भागीदारी दर्ज कराई और यहाँ पर हम चुनाव लड़े। चुनाव नहीं जीत पाए, हार जीत लगी रहती है जीवन में, संघर्ष जारी है। आज भी हम अपने क्षेत्र में और पूरे मिथिलांचल के इलाके में
लोगों के सुख दुख में खड़े हैं। जहां उनको ज़रूरत होती है, उनको ऐसा लगता है कि कोई एक नेता चाहिए, कोई एक बेटा चाहिए जो उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, तो वो मुझे याद करते हैं, और नहीं भी याद करते तब भी मैं पहुंच जाता हूं। तो ये संघर्ष जारी है। नहीं, तो 2020 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो विधानसभा चुनाव जो 2020 में लड़ा, तो कांग्रेस ही क्यों? बिहार में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं और यहाँ सत्ता दल पार्टी भी थी, तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखिए, मैंने बताया कि इस देश में जो लड़ाई है वो आज गांधी वर्सेस गोडसे की लड़ाई है। या तो आप गांधी के साथ हैं या आप गोडसे के साथ हैं। तीसरी चीज़ कुछ नहीं है। जो बहुत सारे लोग तीसरे विकल्प की बात करते हैं देश के अंदर, वो नहीं है, सब झूठ की बातें हैं, ठीक है, और डेविएट करने की बातें हैं। इस देश को आज़ाद कराया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और कांग्रेस गांधी के विचारों से चलती है, तो हम गांधी के विचारों के मानने वाले लोग हैं। मैं तो उस यूनियन का प्रेसिडेंट रहा जिस यूनियन ने महात्मा गांधी को अपने स्टूडेंट यूनियन का पहला मानक सदस्य बनाया। जब उनको बीएचयू से में वो सम्मान नहीं मिला, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनको, वहाँ की छात्र संघ ने उनको बुलाया और पहला मानक सदस्य गांधी जी को बनाया। तो हम लोग तो बाई नेचर, बाई हार्ट एंड बाई माइंड गांधीवादी लोग हैं। तो कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प हमारे लिए नज़र नहीं आया। और साथ ही साथ जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो लीडरशिप है, वो आपको बताती है कि आपको किसी से डरना नहीं है। और मैं जब अपने लीडर के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे सामने एक उसी तरह की तस्वीर आती है कि लीडर वो हो जो किसी से डरे नहीं, वो जो किसी के सामने झुके नहीं। आपने देखा है कि पिछले 7-8 साल के अंदर, या मैं तो कहूँगा 10 साल मान लीजिए, जो कि 2012 से जिस तरह से आदरणीय राहुल जी पर विपक्ष हमलावर रहा और अभी सरकारें हमलावर हैं, जिस तरह से उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए इंडियन मीडिया के ऊपर, मीडिया को खरीद लिया अंबानी अडानी ने सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को डिस्क्रेडिट करने के लिए। मैं ये मानता हूँ वो शख्स अभी तक डरा नहीं, वो शख्स अभी तक थका नहीं, और वो अब तक लड़ रहा है। तो इस देश के अंदर जो गोडसेवादी लोगों से लड़ सकते हैं वो आदरणीय राहुल जी हैं, वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। संघर्ष जरूर है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस पार्टी में जाते तो शायद कुछ और होता, उसमें जाते तो कुछ और होता। मेरा ये मानना है कि विचारधारा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आप क्या सोचते हैं, आप किन के लिए सोचते हैं, आप क्या पूंजीपति के लिए सोचते हैं, या आप गांधी जी के उस तालिस्मान को याद करते हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप जीवन में कोई भी डिसीजन लो तो आप उस व्यक्ति को सोचो अपने जहन के सामने, आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति समाज में, कि आपका ये फैसला जो है उस व्यक्ति के जीवन पर क्या असर डालेगा। तो हम लोग तो उस सोच के लोग हैं। तो इसीलिए हमने आदरणीय राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का सोचा, क्योंकि जब कांग्रेस मजबूत होगी तो मैं ये मानता हूँ देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, देश का लोकतंत्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और गांधी के विचारों से ही देश चलेगा। गोडसे के विचारों की इस देश के अंदर कोई जगह नहीं, न कल थी न आज है। कुछ समय के लिए कुछ उनके जो अनुयायी लोग हैं वो आज सरकार या सत्ता में आ गए हैं, लेकिन ये बस एक पानी के बुलबुले की तरह है। वो हट जाएगा, काले बादल छट जाएंगे, अंधेरा छट जाएगा और एक नया सवेरा आएगा। उस सवेरे में आप देखिएगा कि गांधी का ही गुणगान जैसे पहले होता था, आज भी हो ही रहा है, आगे भी होता रहेगा। काले बादल छट जाएंगे, सवेरा आएगा, आपने कहा। लेकिन सवाल आपके ऊपर ये भी आरोप लगा था चुनाव के समय, जब आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, कि आप अन्य कई पार्टी के संपर्क में थे। चूँकि आपको और कई पार्टी से टिकट नहीं मिला, उसमें सत्ता पक्ष भी था और जो अभी मुख्य विपक्ष पार्टी है राजद, तो आपको वहाँ टिकट नहीं मिला, इसीलिए आपने कांग्रेस की राह चुना। इस पर क्या राय है आपका? आपको मालूम है कि विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस केवल 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, और जो दूसरी गठबंधन की जो पार्टियां थी, एक बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो लगभग 140 सीटों पर चुनाव लड़ी, बाकी छोटे कुछ दलों को दिया गया। तो आप ये बताइए कि अगर मैं 70 में जगह बना सकता हूं तो 140 में भी जगह बना सकता हूं, नहीं इसमें 100 में भी जगह बना सकता हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग मिलते रहते हैं राजनीतिक जीवन में। आज से नहीं हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं पिछले लगभग 10 सालों से छात्र राजनीति में था, देश के युवाओं की आवाज़ बुलंद कर रहा था। मैं देश के सबसे बड़े छात्र संघ का जो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं उसका अध्यक्ष रहा हूँ।
हमारी मुलाकात देश के तमाम विपक्ष के नेताओं से होती रहती है, अभी भी होती रहती है। और कभी ज़रूरत पड़ी है तो हमने सत्ता पक्ष से भी मुलाकातें की हैं। जब यूनिवर्सिटी के फंड कट करने की बात हुई तो हमने जो है मोदी सरकार में बैठे मंत्रियों से भी मुलाकात की है। तो उन मुलाकातों को ये कह देना कि मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली, या मैं किशनगंज सेंटर के मुद्दे पर मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई, उनको ये कह देना कि मैं जदयू में चला गया, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। जिसने भी कहा, ठीक है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि मैंने आदरणीय शीला जी का चुनाव लड़ा दिल्ली के अंदर। शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, हमारी कांग्रेस की बड़ी मजबूत नेत्री थी, और मैंने उनका चुनाव लड़ाया। तो जो लोग मुझे इन एंड आउट जानते हैं, थॉरोली जानते हैं, वो मानते हैं कि हम लोग कांग्रेस माइंडसेट के पहले दिन से लोग थे और आज भी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब तक इस देश की राजनीति में रहूँगा, कांग्रेस के साथ ही रहूँगा। आपने कहा कि कांग्रेस को 70 सीट मिला और अन्य पार्टी को 140 सीट के लगभग, फिर भी आप 70 सीट में बनाने में कामयाब रहे। तो राजद कहती है कि अगर कांग्रेस 70 सीट नहीं लेती तो आज तेजस्वी की सरकार होती और बिहार में सरकार बदली हुई होती और तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होते। क्योंकि कांग्रेस नहीं जीत पाई, इसीलिए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। देखिए, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, मैं खुद चुनाव हार गया जी, तो मैं मानता हूँ एक बात को कि शायद हमसे कुछ चूक रही, क्योंकि मैं चुनाव हारा हूँ तो कहीं गलती होगी। मैं हारा हूँ चुनाव, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट था, हमारे 25 जीते हुए लोगों को जो है उन्होंने हराया, ये भी आप लोगों को मालूम है। आज महागठबंधन 115 के 110 के इस पर है, 25 लोगों को तो हमारे यूं ही हरा दिया गया। तो 110 में 25 जोड़िए तो कितना होता है, 135। तो हमारी सरकार तो वैसे भी बन रही थी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर जो है इन लोगों ने डीएम को और पूरे प्रशासन को मैनेज करके जो है कहीं पे 200, 100, 500, 1000 वोट से हराया, पहली चीज। दूसरी तो चीज, सत्ता दल ने किया ना, लेकिन आपकी अपनी साथी दूसरी जो है चीज, राजद, वो कह रही है कि अगर कांग्रेस अच्छा मैं करती तो मैं हम उसी जीत पे बता जाते। रहा हूँ, मैं उसी पे, ये जवाब उनको भी है और उनको भी है, दोनों लोगों को है। दूसरी चीज के ये कहा गया कि भाई 70 सीटें दी गई कांग्रेस को, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, आप याद करें 2019 में, जी, कांग्रेस को 9 सीटें दी गई थी। 31 सीटों पर आरजेडी ने अपने हिसाब से टिकट का वितरण किया था। जी, उसमें छोटे दल थे, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी थी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी। तो कांग्रेस तो वीआईपी को लेके नहीं आए, कांग्रेस तो कुशवाहा जी को लेके नहीं आए। आज कुशवाहा जी कहाँ बैठे हैं? मोदी जी के गोदी में बैठे। आज विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी जी कहाँ बैठे हैं? मोदी जी अमित शाह जी के गोदी में बैठे हैं। बात रही आरजेडी की, आरजेडी लेके आई, तो मैं इसीलिए पूरी 31 सीट आरजेडी के खाते में दे रहा हूं। 9 सीट पे कांग्रेस लड़ी, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट क्या रहा? 1 सीट हम जीत कर आए। पूरे बिहार से इकलौता महागठबंधन का सांसद वो किशनगंज से मोहम्मद जावेद साहब, और 31 सीटों पर दूसरे लोग चुनाव लड़कर चुनाव हार गए। अब बताइए, तो ये तो कांग्रेस की गलती रही कि उनको 31 सीट दे दिए। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, अब उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था, मोदी जी का विधानसभा चुनाव नीतीश जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा था, दोनों में अंतर है। अरे अंतर कैसे? अंतर है तो इसको समझना चाहिए था ना आरजेडी को, कि 9 सीट नहीं देना कांग्रेस को 30 सीट देना है, 10 सीट पे हम लोग लड़ेंगे। ये बात समझना चाहिए था कि वहां पर अगर फेस की अगर आप बात कर रहे हैं कि मोदी वर्सेस हूं, तो मोदी वर्सेस राहुल गांधी। आप यूपीए का अगर पार्ट है तो आपको मानना पड़ेगा ना इस बात को कि मोदी जी अगर वहां पर नहीं है तो सामने में विकल्प हमारे राहुल जी हैं। अगर आप या तो उनके साथ खड़े होंगे या इनके साथ खड़े होंगे, तो आपको 30 सीट तो देना चाहिए था कांग्रेस को, आपने नहीं दिया। तो ये गलती आप मानेंगे? पहले तो इस गलती को मान लीजिए, फिर 70 पे भी बात कर लेंगे। कांग्रेस का कद दिन ब दिन महागठबंधन में छोटा होता जा रहा है। अभी आप देखिए, एमएलसी चुनाव में राजद ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी, कांग्रेस से बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो क्या ये माना जाए कि राजद कांग्रेस को माइनस करके चल रही है, कांग्रेस का अपना कोई वजूद नहीं है बिहार में, ऐसा राजद मान रही है, या आप भी इससे? देखिए, आरजेडी कांग्रेस को माइनस कर दे या कांग्रेस आरजेडी को माइनस कर दे, ये सवाल ही नहीं है। कांग्रेस अलग राजनीतिक दल है, आरजेडी अलग राजनीतिक दल है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, दोनों लोग साथ आते हैं, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम किया जाता है, यही होता है गठबंधन। हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव में था, जिसकी बात आपको हमने बताई, लोकसभा चुनाव में था, जिसकी बात आपको हमने बताई। अब विधान परिषद के जो चुनाव हैं,
इस चुनाव में अभी गठबंधन पे कोई चर्चा ही नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस गठबंधन पे नहीं, चर्चा नहीं हुई है, लेकिन 20 सीट पे राजद तो अपना उम्मीदवार मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि चर्चा ही नहीं हुई है। तो आरजेडी ने 20 क्या 24 पे वैसे मैंने घोषणा नहीं देखा है, ठीक है, देख रहे हैं कि लोग अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल अभी इसका वो नहीं आया है। फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई चर्चा ही नहीं होगी तो कैसे, तो उनको तो 24 सीट पर अधिकार है, कांग्रेस को भी, हमारी पार्टी को भी 24 सीट पर अधिकार है चुनाव लड़ने का। जरूरी थोड़ी है कि हर चुनाव हम लोग साथ रहे। अभी जो है उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में आरजेडी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। दोनों पार्टियां अपने आप को मजबूत करने का काम करें। कांग्रेस और राजद अलग लड़ी तो कांग्रेस की करारी हार हुई। आरजेडी की बिहार हुई, आरजेडी की हार हुई। अगर हम साथ लड़ते, देखिए मार्जिन तो बात की बात है। आप ये देखिए ना कि अगर हम साथ लड़ते तो क्या परिस्थिति होती। अगर हम साथ लड़ते, दोनों सीट, एक सीट आरजेडी लड़ती, एक कांग्रेस लड़ती, तो दोनों सीट आज महागठबंधन के पास होती। आज एनडीए के पास वो सीट नहीं होती। ये बात आप भी मानेंगे। आप देख लीजिए डेटा उठा के, फिर आप साथ लड़ते हैं तो एक साथ एनर्जी आती है, कार्यकर्ताओं का फ्लो एक साथ आता है, माहौल एक साथ बनता है, तो दोनों का नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब है कि गठबंधन में जब आप होते हैं तो दोनों पक्ष का फायदा होता है, गठबंधन टूटता है तो दोनों पक्ष का नुकसान होता है। लेकिन आरजेडी कांग्रेस अलग अलग राजनीतिक दल है और अलग अलग परिश्रम करना होता है दोनों दलों को। और कोई भी चुनाव आता है तो बैठ के बातचीत होती है। अभी मुझे लगता है कि एमएलसी के चुनाव का जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, शायद इसीलिए से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ना उनके शीर्ष नेतृत्व में कोई बैठ के बातचीत की है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मुझे लगता है कि गठबंधन पे अगर बात होनी होगी तो ज़रूर होगी, और नहीं होगी तो दोनों राजनीतिक दल है अपना अपना किस्मत आजमा सकते हैं। और लोकतंत्र में इस बात की छूट है कि आप चुनाव लड़िए, 24 सीट है, 24 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं दोनों लोग। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो बात है वो ये है कि ऐसे लोग को रोकना है सदन में पहुंचने से, जो लोग जो है वो गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, जो लोग जो है न्याय विरोधी लोग हैं, जो लोग गरीबों का, किसानों का हक छीनने वाले लोग हैं, उनको रोकने के लिए हम लोगों को साथ आने की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि जब अनुकूल समय होगा उस समय पर दोनों पार्टी के टॉप लीडरशिप बैठ के डिस्कशन करेंगे। शीर्ष नेतृत्व में बात हो या ना हो, लेकिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था और राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कई सीटों पे बजाबते नाम लेके कैंडिडेट का घोषणा किया। तो भले आप ना माने, लेकिन हमारी कोई ऐसी लालसा नहीं है, नहीं हमारी कोई ऐसी लालसा नहीं है गठबंधन हो ही नहीं, लेकिन लोगों में मैसेज जा रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस का कद छोटा होता जा रहा है और कांग्रेस को पूछना भी जरूरी नहीं समझे। नहीं, तो उसका नुकसान 2010 में आरजेडी झेल चुकी है। मैं आपको ये भी बात बता दूं, आरजेडी 2010 में उसका नुकसान झेल चुकी है। आरजेडी कह रही है कि हम 2020 में कांग्रेस को साथ रखने का नुकसान झेल चुके हैं। 2019 में हम लोग नुकसान झेल चुके हैं, तो खैर आरजेडी को साथ रखने का ये भी कह सकते हैं। तो ये आरोप मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जब हम गठबंधन में चुनाव लड़े तो ये हम सब लोगों की हार है, और जब जीतेंगे तो सब लोगों की जीत है, और जब गठबंधन नहीं है तो आमने सामने है, तो फिर तो क्या ही बात है। शराबबंदी पे आपकी क्या राय है? जैसा कि बिहार में अभी देखा आपने कि जहरीली शराब से मौतें हो गई, पुलिस प्रशासन को दिन रात इसी में सरकार ड्यूटी लगाई हुई है, तो शराबबंदी पे आपकी क्या राय है? देखिए, शराबबंदी का जो कानून है, जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लेकर आए, उस कानून को हम तमाम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए उसको सराहा और कहा कि ये बहुत अच्छा है और आपको शराबबंदी पूरे प्रदेश में लागू करनी चाहिए। और शराबबंदी काफ़ी समय तक जो है ठीक ठाक लागू होती रही। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से 1.5 सालों से देख रहे हैं कि शराबबंदी जो है सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स में है। आप देख लीजिए, नालंदा के अंदर जहरीली शराब पीने से, मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, मेरा आपका नहीं है, मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, और उस इलाके में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। आज से 4 दिन पहले की खबर है। आप देख रहे हैं कि क्योटी के पास एक ट्रक में लेके जा रहा था, उसको रोका गया और उसने पुलिस वाले पे ट्रक रौंद दिया, क्योटी थाने के पास। ये 2 महीने 3 महीने पहले की घटना है। अभी 20 दिन पहले की घटना है, डीएमसीएच के अंदर 99 कार्टून दारू का पकड़ा गया। अरे भाई, क्या चल रहा है? ये कैसा शराबबंदी है कि 99 कार्टून मेडिकल कॉलेज के अंदर, जहां पर जो है लोग इलाज कराने जा रहे हैं, वहां दारू का कार्टून पकड़ा जा रहा है, 99 कार्टून। और जिसको पकड़ा गया वो कौन है? सवाल ये भी है।
जिसको पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी और एक कार्यकर्ता था, उनके युवा मोर्चा का। उसकी फोटो, उसकी वीडियो शहर विधायक और जाले के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री जीवेश जी के साथ है, संजय सरावगी जी के साथ है, तमाम के साथ उसकी वीडियो और फोटो है। मेरा ये सवाल है सरकार से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से, कि आप ये बताइए कि आपके सरकार में जो आपके सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या वो लोग इस शराब की दलाली में लगे हुए हैं? क्या उनके मंत्रियों के पास, विधायकों के पास, बीजेपी के उनके पास इसका कट जाता है? तभी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और उसके पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। ये मैं नहीं, आपको अगर लग रहा है कि मेरी बात झूठ है, आप मेरे ट्विटर पे चले जाइए, मेरे फेसबुक पे चले जाइए, वेरीफाइड अकाउंट पे आप देख लीजिए, मैंने उसको डाला हुआ और सवाल किया हुआ है। अब तक कोई जवाब नहीं आया बिहार सरकार की तरफ से, अभी उनके मंत्री की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। आप स्पष्टीकरण दीजिए। अरे भाई, एक मंत्री के साथ उसकी वीडियो फोटो है, वो उसको अपना आदर्श बता रहा है, और वही लड़का जो है 99 कार्टून शराब लेकर डीएमसीएच में पकड़ा जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, 2 दिन 4 दिन में बेल हो जा रहा है खड़े खड़े मजिस्ट्रेट के सामने। कैसे आप शराबबंदी लागू कर रहे हैं? और तो और छोड़ दीजिए, जहां इस कानून को पारित किया गया उसके परिसर में, विधानसभा के परिसर में शराब की बोतल मिल रही है खाली, और डीजीपी साहब जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। भाई क्या है आपकी कानून व्यवस्था? मुख्यमंत्री जी के आवास के निकट में जो है शराब की बोतलें पाई जा रही हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह की शराबबंदी लागू है। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि इसमें जो सरकार और प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, जो आपके मंत्री विधायक हैं, वही सबसे ज्यादा इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं। उन पर आप सख्त कार्रवाई कीजिए। उन पर आप कार्रवाई करेंगे तो ये जितने भी छोटे भैया लोग बैठे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, ये सब शराब का कारोबार कर रहे हैं टेबल के नीचे से, बैकडोर से, और उसी की वजह से ये शराबबंदी कानून जो है लागू नहीं हो पा रहा। आप उन पर कार्रवाई कीजिए, 2 लोगों पे एक्शन लीजिएगा, 2 मंत्री 2 विधायक पे, सब सही हो जाएगा पूरे प्रदेश में। तो ये माना जाए कि बिहार में शराबबंदी फेल होने में कहीं ना कहीं सरकार खुद जिम्मेदार है। आप बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। नीतीश कुमार जी तो उसी सरकार के मुखिया हैं, वो जिम्मेदार हैं सबसे पहले। उसके साथ साथ जो उनके सरकार में जो बीजेपी के मंत्री हैं, जो उनके विधायक हैं, जो शराब तस्कर के साथ जिसका फोटो वायरल है, वो सब लोग जिम्मेदार हैं, उन्हीं के शय में हो रहा है। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतीश जी का तो लगातार बयान आ रहा है कि शराबबंदी कानून बयान देने से क्या होता है? बयान देने से क्या होता है? मैं बयान में आपको बोल दूं पूरा बिहार आपको लिख दिया, तो आपको लिख दिया बिहार, मेरे बाकी जागीर है बिहार लिखना, नहीं है ना? बयान उमान नहीं है, सरकार चलती है रसूख से। नहीं, सुनिए महोदय, सरकार चलती है रसूख से। अगर आप नहीं चला पा रहे हैं, आपकी बात प्रशासन नहीं सुन रहा है, आप मुख्यमंत्री हैं, तो रिजाइन दे दीजिए ना। नहीं हो पा रहा है, समझ के बहुत समय हो चुका है आपको, आपसे नहीं संभल रहा है, दे दीजिए, हम लोग चलाते हैं ना, क्या दिक्कत है? कैसे चलता है प्रशासन हम लोग बताते हैं आपको, आप रिजाइन कर दीजिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो मशकूर उस्मानी साहब का कहना है कि नीतीश जी रिजाइन दे दें, ये चला के दिखाएंगे कि कैसे राज्य को चलाया जाता है, बिहार को चलाया जाता है। अच्छा, एक और सवाल कि क्या भविष्य में कांग्रेस और जदयू मिल के साथ में सरकार बना सकती है? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है, इस पर मैं किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। अतीत में जो हुआ है वो सब लोगों को मालूम है कि भाई आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की सरकार 2015 में रही है, लेकिन वो सरकार बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। आने वाले समय में इस बात पर अगर चर्चा हो तो बेहतर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव आएंगे तभी इन सब समीकरण पे बात होती है, इन सब चीज़ों पे चर्चा होती है। इस वक्त इस तरह की चर्चा का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा नीतीश जी से कि अगर आप बीजेपी के साथ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं तो आप अपना दम मत घुटाइए, आप निकल के वापस आइए। दोबारा चुनाव में भी जा सकता है प्रदेश, कोई ऐसी बात नहीं है। आप हिम्मत दिखाइए, या आप दूसरे घटक दलों से बात कीजिए और जो लोग हैं, आपको कौन लोग सहयोग कर सकते हैं, फिर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। ऐसे तो कहने का कोई मतलब नहीं बनता कि आप गठबंधन में आ जाइए और या आ जाइए सब। नहीं, अगर वो भाजपा छोड़ के बाहर निकलते हैं तो क्या आपकी पार्टी या राजद उनको समर्थन करेगी? मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये उन्हीं का कहा हुआ है। लेकिन चले गए ना,
फिर बीजेपी में जाने के बाद बोले अब कुछ भी हो जाएगा, हम एनडीए से नहीं हटेंगे। अब आप नए तरह का सवाल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गठजोड़ चल रहा होगा पॉलिटिकल, इसीलिए आप सवाल कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम है, इतना डीप नॉलेज हम लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ गठजोड़ चल रहा होगा, इसीलिए आप इस बात की बात कह रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात कहते थे और वहाँ भी वही बात कह रहे हैं, और अभी तीसरी बात सामने आ रही है। नहीं। तो नीतीश जी के पेट में दांत है, ऐसा उन्हीं के साथी लोग कहे हुए हैं, उन्हीं के पार्टी के नहीं, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष जो के पास भी है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष है, वही लोग कहे हुए हैं, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। नहीं, कांग्रेस को भी जब राजद में उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो कांग्रेस भी कोई ना कोई विकल्प तलाशेगी। कांग्रेस के साथ तो एक इकलौता विकल्प है कि हम लोग एक राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं और देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं। हम जो है वो गब्बर सिंह टैक्स के खिलाफ भी कल लड़ रहे थे, नोटबंदी के खिलाफ भी लड़ रहे थे, और हम जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पे भी लड़ रहे हैं, हम जो है रसोई गैस के दामों की वृद्धि पर भी लड़ रहे हैं, हम सरसों तेल और रिफाइंड ऑयल के जो है बढ़ते दामों पर भी लड़, हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो राजनीतिक दल है। तो हमको क्या विकल्प है नहीं है वो सब बात की बात है। हम एक राजनीतिक दल है और हमारा जो जनाधार अभी कम हुआ है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं भी लगातार मिथिलांचल में काम कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र में के साथ साथ पूरे इलाके में काम कर रहा हूँ। इसी तरह से काम होता है। आदरणीय राहुल जी ने हमें अपना एम्बेसडर बना के भेजा यहाँ, हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से तमाम लोग जो है अपने अपने इलाके में अपने अपने रीजन में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय कांग्रेस का है और कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ पूरे बिहार में जो है वो एक बड़ी फोर्स बन के उभरेगी। तमाम लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तमाम लोग सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो क्या इस लड़ाई का आपको यूपी चुनाव में कांग्रेस को कोई फायदा मिलने जा रहा है? निश्चित तौर पर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो इंचार्ज हैं, यूपी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनकी मेहनत, उनका जो नारा दिया हुआ है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कहीं ना कहीं अंदर तक हिट कर रहा है और लोगों तक एक मैसेज जा रहा है कि एक सकारात्मक राजनीति की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि गांधी परिवार के लोग कभी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति नहीं करते इस देश के अंदर। ये मैं बहुत ही क्लियर तरह से आपके दर्शक को बताना चाहता हूँ। अगर गांधी परिवार को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना होता तो आदरणीय सोनिया जी बनती 2004 में प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं बनी। अब आप बोलिएगा 4 में विरोध हो रहा था तो 9 में राहुल गांधी जी बन जाते। नहीं, गांधी परिवार जो है वो कस्टोडियन है कांग्रेस पार्टी की। गांधी फैमिली इज द कस्टोडियन ऑफ कांग्रेस पार्टी के, उनके देखरेख में चल रही है पार्टी। उनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने में कोई लालसा नहीं है। उनके घर में इतने लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन गए, उनको इस सब चीज़ से मतलब नहीं है। वो देश को बचाना चाहते हैं, वो देश को गोडसेवादी विचारधारा से बचाना चाहते हैं, वो देश को गांधी के विचारों पर चलाना चाहते हैं। वो गरीब जनता की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है, वो इस देश की अंतरात्मा है। इस बात को समझिए। एक आखिरी और अंतिम सवाल कि आपके आगे की क्या रणनीति है? आगे हम लोग राजनीति में हैं, सेवा के लिए हैं, और जहाँ लोगों को हम लोग की ज़रूरत होती है हम लोग उनके साथ रहते हैं, उनके सुख में, उनके दुख में, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग काम करते रहें। किसी पे जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते हैं। अभी हमारे यहाँ हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर जो है मुकदमा कायम हुआ, उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया। उसी तरह से पूरे मिथिलांचल में, पूरे बिहार के अंदर में जहाँ जो जिसके ऊपर जुल्म ज़्यादती होता है, उस जात पात से ऊपर उठकर, धर्म समुदाय से ऊपर उठकर हम लोग उनके लिए लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और साथ ही साथ जो है आदरणीय राहुल जी का जो निर्देश होता है उस निर्देश पे हम लोग काम करते रहते हैं। पूरे देश भर के अंदर हम लोग काम करते रहते हैं और ये कारवां तब तक जारी रहेगा जब तक जो है गोडसेवादी लोगों को, जब तक ऐसे लोग जो गरीबों का खून चूस रहे हैं उनको सत्ता से बाहर नहीं कर दिया जाए। तो ये थे डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, इनसे हमारी लंबी बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का। इसी के साथ विदा लेता हूँ, आपका साथी जीशान फारूकी।